क्लास 11th के फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में बात किया था। वहां पर हमने ऑब्जेक्ट्स के ट्रांसलेटरी मोशन या फिर कहें रेक्टिलिनियर मोशन, ऑब्जेक्ट्स के सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन पे बात किया था। वहां पर जो हमने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया था उसे हमने रिजिड बॉडी के तौर पे कंसीडर किया था। रिजिड बॉडी क्या है? वो बॉडी जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता है, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन परफेक्टली रिजिड बॉडी ये इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। हम नॉर्मली आयरन या फिर स्टील को रिजिड बॉडी के तौर पे देखते हैं, लेकिन अगर इसमें भी फोर्स अप्लाई किया जाए तो इसका भी शेप और साइज चेंज होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम सॉलिड्स के इसी तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जहां पर कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप और साइज चेंज हो जाता हो। तो सॉलिड्स के इस तरह के प्रॉपर्टीज को सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे एक प्रॉपर्टी से, सॉलिड के प्रॉपर्टी से, जिसे कि कहा जाता है इलास्टिसिटी। हम ये देखेंगे कि इलास्टिसिटी होता क्या है और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इस इलास्टिसिटी को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जिसके साथ आप बेहतर इंटररिलेट कर पाएंगे। मान ले कि एक स्प्रिंग है आपके पास, कुछ ऐसा। आपने इसे ऊपर से ऐसे इस जगह पे फिक्स कर दिया। अब आप क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को यहां पर पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं। होगा क्या? फोर्स लगाने से यही स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग हो जाएगा एलोंगेटेड, लंबा हो जाएगा। क्यों लंबा हुआ? क्योंकि हमने यहां पर इस पॉइंट से पकड़ के इस पे अप्लाई किया फोर्स। लेकिन जैसे ही आप इस फोर्स को विथड्रॉ कर लेंगे, फोर्स को जैसे ही आप हटा देंगे, तुरंत क्या होगा कि ये स्प्रिंग अपना पुराना शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, वापस इसी शेप में वो आ जाएगा। इस तरह के बिहेवियर को, सॉलिड के ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये कैसा बिहेवियर होता है कि जब सॉलिड पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से जो इसका शेप और साइज में चेंज होता है, जैसे यहां पर चेंज हुआ, तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स हट जाता है तो ये जो अपने प्रीवियस शेप और साइज में वापस चला जाता है, यही प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। और जिस तरह के मटेरियल में ऐसा प्रॉपर्टी दिखता है, उस तरह के मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। इलास्टिक मटेरियल। लेकिन अगर वही आप स्प्रिंग के जगह पुट्टी लेते हैं या फिर गुथा हुआ आटा लेते हैं, कुछ ऐसा है। अब आप क्या करते हैं, इस गुथे हुए आटा को या फिर कहें पुट्टी को हाथों से पकड़ के दबाते हैं, तो होगा क्या? इसका जो शेप और साइज है ये चेंज हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस पे अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स, कुछ ऐसे इन जगहों पे हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने इसे दबाया। लेकिन अगर आप इस फोर्स को विथड्रॉ कर लेते हैं, हटा देते हैं इस फोर्स को, तो क्या ये अपना प्रीवियस जो शेप और साइज है, क्या ये पूरी तरह से रिगेन कर लेगा? आप खुद सोचिए, ये पूरी तरह से रिगेन नहीं करेगा। थोड़ा बहुत इसका टेंडेंसी होगा रिगेन करने का, लेकिन पूरी तरह से ये रिगेन नहीं कर पाएगा पुराने शेप और साइज को। तो इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल, और ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और ये जो मटेरियल है इसे हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, अभी जो स्टडी का सब्जेक्ट है, वो प्लास्टिसिटी नहीं है बल्कि इलास्टिसिटी है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को हमें डे टू डे लाइफ में जो है यूज करना होता है और इसी पे हम ज्यादा स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन करना होता है, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या फिर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो, तो वहां पर आपको ये पता होना होगा कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, उन सारे मटेरियल्स का, जैसे कि रॉड हो गया, कंक्रीट हो गया, एटसेट्रा, उनका इलास्टिक बिहेवियर कैसा है,
कितना है उसमें इलास्टिसिटी, मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स वहां पर अप्लाई होगा उस कंस्ट्रक्शन में, तो वो किस हद तक अपने प्रीवियस शेप और साइज को रिगेन कर पाएगा। अब यहां पर थोड़ा बहुत हमें यह भी पता होना होगा कि ये जो इलास्टिसिटी का बिहेवियर है ये क्यों होता है, मतलब कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो ऐसा क्या रीजन है कि बॉडी जो है अपना पुराने शेप और साइज में वापस चला जाता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आपको समझना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बॉल स्प्रिंग सिस्टम का एग्जाम्पल, जो कि आपको किताबों में भी दिख जाएगा। यहां पर ये सारे जो हैं ये बॉल्स हैं और सारे बॉल्स अपने नेबरिंग बॉल्स के साथ स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे ये सारे स्प्रिंग्स हैं। अब मान ले कि अगर आप किसी एक बॉल को, इसी को मान लेते हैं, तो एक बॉल को यहां से इसे पकड़ के आप खींचते हैं। चलिए मान लेते हैं हमने इस डायरेक्शन में खींचा और खींच के छोड़ दिया, तो होगा क्या, ये बॉल जो है अपने प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां से जैसे इस बॉल को आप डिस्प्लेस करके यहां तक भेजेंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस्ड हो जाएगा और ये वाला जो स्प्रिंग है ये एलोंगेटेड हो जाएगा। तो ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है इस बॉल को इस डायरेक्शन में पुश करेगा और ये स्ट्रेच स्प्रिंग भी उसे इसी डायरेक्शन में खींचेगा। तो ऑब्वियसली होगा ये कि ये जो बॉल है जिसे कि हमने डिस्प्लेस किया था एक्सटर्नल फोर्स हटाने से, ये बॉल वापस यहां पर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कुछ ऐसा ही होता है। एक सॉलिड मान ले और उस सॉलिड में ये सारे एटम्स हैं। अब एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो हम केयर नहीं करेंगे फिलहाल। तो वो सारे एटम्स ऐसे पैकिंग में रहते हैं। सारे एटम्स अपने नेबरिंग एटम्स के साथ इंटर एटॉमिक फोर्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब अगर मॉलिक्यूल्स हो तो आप मान लें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं किसी तरह से हमने इस एटम को यहां से डिस्प्लेस किया, यहां पर डिस्प्लेस करके भेज दिया, तो होता यह है कि जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो इस पे एक्ट करने लग जाता है। अब अगर यहां पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घटता है, जो कि इक्विलिब्रियम में क्या था, इक्विलिब्रियम में इतना डिस्टेंस था, अब वही डिस्टेंस अब अगर घट जाता है तो होता यह है कि ये वाला जो एटम है वो इसे रेपेल करता है। और यहां पर इस केस में देखिए इसके साथ इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है ये बढ़ गया। अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये अब इसे अट्रैक्ट करने लगता है। अगर सिर्फ इन दोनों को हम कंसीडर करें यहां पर इसे समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए, तो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि फोर्स लगा के दोनों को करीब ले जाते हैं, ये कैसा सिचुएशन था, ये इक्विलिब्रियम स्टेट था। अगर हम फोर्स लगा के दोनों को करीब ले जाते हैं तो इन दोनों में दिखता है रेपल्सन, एक दूसरे को ये रेपल करता है। वहीं पर अगर हम फोर्स लगा के इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो अब इन दोनों में दिखता है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है इस लेवल पे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेनली क्वांटम मैकेनिकल फैक्टर्स आता है यहां पर। सो बेहतर होगा इसे अभी इस पे ज्यादा डिस्कस ना करें। फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि ऐसा होता है। सो यही कारण है कि जब एक एटम को डिस्प्लेस किया जाए तो वो वापस अपने जगह पे वापस आ जाता है। तो अगर इसी को थोड़ा एनलार्ज करते हैं हम और कुछ स्प्रिंग जैसा ही हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, तो मान ले एक ऐसा एक इस तरह का बार है जो कि ऊपर से रिजिडली फिक्स्ड है। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, बहुत सारे हैं। अगर किसी तरह से हम इसे खींच के लंबा कर दें, तो जैसे ही हम इसे खींच के लंबा करेंगे होगा ये कि एक्स्ट्रा एटम्स तो बाहर से नहीं आएगा, नंबर ऑफ एटम्स तो उतना ही है। सो अब एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। दैट मीन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अब बढ़ गया। तो होगा क्या ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में
इन एटम्स को नेबरिंग एटम्स जो है वो अपने तरफ खींचेगा। तो इस खिंचाव के कारण जैसे ही हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया था, तो जैसे ही ये एक्सटर्नल फोर्स हट जाएगा, ये सारे फोर्सेस जो है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है, इसे वापस इस सिचुएशन में, दैट मीन इस शेप और साइज में वापस ले जाएगा। तो यही बेसिक रीजन है इलास्टिसिटी का। पहली बार मटेरियल्स का इलास्टिक बिहेवियर को स्टडी किया था एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्प्रिंग्स के साथ और उन्होंने इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक लॉ भी दिया था जिसे कि हुक्स लॉ कहा जाता है। चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये हुक्स लॉ है क्या। जैसे कि स्प्रिंग वाले केस में हमने क्या देखा था कि हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये एलोंगेटेड हो गया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है तो ये कंप्रेस्ड हो जाता है। तो ये जो एलोंगेटेड हुआ, कितना एलोंगेटेड हुआ? सो यहां पर जो एलोंगेटेड ये हुआ, कुछ इतना सा एलोंगेटेड हुआ, इतना। चलिए इसे डेल्टा एल नाम दे देते हैं। ये क्या है? ये एलोंगेशन है। कितना लंबा हुआ ये? क्यों लंबा हुआ था? क्योंकि यहां पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया था। इस फोर्स के कारण इतना एलोंगेशन हुआ। तो रॉबर्ट हुक ने इस स्प्रिंग के केस में यह पाया कि ये जो चेंज इन लेंथ है ये प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स पे। आगे चल के 1676 में उन्होंने मटेरियल का इलास्टिसिटी के लिए एक बेहतरीन लॉ भी खोज निकाला था जो कि हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इस पे हम आगे के वीडियोस में डिटेल्स में बात करेंगे और उससे पहले, इस हुक्स लॉ को डिटेल्स में पढ़ने से पहले हमें यह भी देखना होगा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, जो कि हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको यह बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस जिस प्लेलिस्ट में आने वाले हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आने वाले वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।